जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके के थर्ड पार्ट पर पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न और उनसे बनने वाले नए और पुराने भी प्रश्न। ध्यान देंगे, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इस क्लास को डेली ले रहे हैं तो आपको काफी कम समय में अच्छी तैयारी महसूस होगी। तो आइए देखते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न दिया गया है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। बात करेंगे हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है दो देशों का। नंबर 1 में बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगर बात करें हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। यहीं पे हम बात करते हैं हॉकी से संबंधित कप कौन कौन से हैं। तो कप की बात करेंगे, आगा खां कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, सिंधिया कप, सिंधिया कप, बेटन कप, बेटन कप। अब यहाँ पे पूछा जाएगा हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो हॉकी का जो सबसे पुराना कप है वह है बेटन कप। बेटन कप हॉकी खेल का सबसे पुराना कप है। अब एक ट्रॉफी की बात करें तो एक काफी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी यह भी हॉकी के खेल में दी जाती है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनकी आत्मकथा का जो शीर्षक था वह गोल था। याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल था। बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ये मेजर ध्यानचंद जी जो है इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। आइए देखते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के खेल में ओलंपिक में हॉकी में 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं भारत को। तो ध्यान देंगे, मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। किसमें? ओलंपिक में। तो ओलंपिक में हॉकी खेल में 3 गोल्ड मेडल कब कब दिलाए हैं? तो 1928 में, 1932 में और 1936 में। ये 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हर वर्ष फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और गवर्नर की, तो भी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पुनः निर्वाचित किए गए हैं नायब सिंह सैनी। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बनाए गए हैं। याद रखेंगे, फरीदाबाद में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगता है और इसमें गांव की चीजों को दिखाया जाता है, ग्रामीण परिवेश को। अब बात करेंगे फरीदाबाद में जो ये सूरजकुंड मेला लगता है, यह हस्तशिल्प मेला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 से यह लग रहा है, यानी इसकी शुरुआत पहली बार 1987 में हुई थी। पूछा गया ये कितने दिन लगता है? तो यह 15 दिन लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो फरवरी के महीने में लगता है। फरवरी के महीने में 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, जो कि अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद हरियाणा में हर साल लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पंजाब हरियाणा के लोग अच्छी खालिस्तान के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। तो अच्छी फसल के लिए पंजाब और हरियाणा के लोग बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। अच्छी फसल के लिए पंजाब और हरियाणा के लोग बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। बात करेंगे बैसाखी की, तो इसी बैसाखी के त्योहार के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में बताया है। आइए देखते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में है भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं। पंजाब
की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। याद रखेंगे, कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। बात करेंगे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ध्यान देंगे, यदि पूछा जाएगा भारतीय संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो इनकी संख्या हो जाएगी 8। लेकिन यहीं पे पूछा जाएगा भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनकी संख्या फिर हो जाएगी 9। 9वां कौन सा बढ़ा हुआ है? तो एक बढ़ा हुआ है छऊ। याद रखेंगे, ये दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर घुमा के पूछेंगे तो आंसर गलत हो सकते हैं, तो गलत नहीं करना है। 8 जो बताए गए हैं भारतीय नाटक अकेडमी के अनुसार बताए गए हैं, 9 जो बताए गए हैं भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, एक बढ़ा दिया गया है छऊ। बात करेंगे कथक से संबंधित नृतक कौन कौन से हैं? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को कथक नृत्य का प्रतिपादक कहा जाता है। कथक नृत्य का प्रतिपादक बिरजू महाराज को कहा जाता है। शंभू महाराज इस नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। यानी महाराज से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो कथक लगा देना है नृत्य में, याद रखेंगे। अगला है, एक महिला है सितारा देवी। सितारा देवी, सितारा देवी का भी संबंध है कथक नृत्य से। तो कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छर महाराज और हैं सितारा देवी। सितारा देवी को कथक नृत्य की रानी कहा जाता है। कथक नृत्य की रानी कहा जाता है सितारा देवी को। सितारा देवी का जन्म वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था। बात करेंगे सितारा देवी की, तो सितारा देवी का मूल नाम था धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी सितारा देवी का पूरा मूल नाम है। कथक नृत्य की अगर हम बात करें तो कथक नृत्य में 2 धर्मों की शैलियां देखने को मिलती है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम समुदाय की शैलियों को दिखाया जाता है किस नृत्य में? कथक नृत्य में। तो इसलिए यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से घराने कथक नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक नृत्य से संबंधित घरानों की अगर हम बात करें तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। वाराणसी या बनारस घराना किससे संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको नोट भी करते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने लाल किले में शहनाई बजाई थी? यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन शहनाई किसने बजाई थी लाल किले पर? तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के लाल किले पर शहनाई बजाई गई थी। ये दिल्ली के लाल किले पर बजाई गई थी। अब बात करेंगे स्वतंत्रता जो भारत को मिली थी ये किस योजना के तहत मिली थी? तो 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया था 15 अगस्त 1947 को, और इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। आइए ध्यान देते हैं, बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर ध्यान देंगे, यहां पर पूछा गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले यानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, यानी चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान देंगे, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा चित्रकार हो जाएगा। चित्रकार। राजा रवि वर्मा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था केरल में। केरल में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध चित्र या प्रसिद्ध पेंटिंग इनकी जो थी शकुंतला का चित्र था। शकुंतला का चित्र, यह काफी फेमस इनकी पेंटिंग थी जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। एक और भी चित्रकार हमारे भारत के जो मूल रूप से भारत के हैं, लेकिन ये इनका जन्म हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो है इनका जन्म हुआ था, जन्म हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु भी पूछी गई है तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में।
तो अमृता शेरगिल की जो फेमस पेंटिंग है यंग गर्ल, उसका नाम है, और इसी यंग गर्ल के नाम से अमृता शेरगिल को यंग गर्ल कहा जाता है या यंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न, भारत पोशाक संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भारत का जो पोशाक संग्रहालय है ये स्थित है गोवा में। गोवा में स्थित है भारत पोशाक संग्रहालय। बात करेंगे गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो प्रमोद सावंत वर्तमान इसके मुख्यमंत्री हैं। यहीं पे अगर हम बात करें गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। गोवा भारत का कौन सा राज्य है? तो 25वां राज्य है। भारत को 25वां गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? याद रखेंगे गोवा को भारत का 25वां राज्य 56वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। आगे ध्यान देंगे गोवा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। जलप्रपात ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। अब आइए ध्यान देते हैं पोशाक से संबंधित। जैसे राजस्थान का पोशाक है धोती कुर्ता पगड़ी, उसी प्रकार से उत्तर भारत का है धोती कुर्ता पैजामा और अंगरखा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ध्यान देंगे यहां से। बात करेंगे पोर्ट लुई, ये एग्जाम में पूछा गया है। पोर्ट लुई जो दुल्हन द्वारा पहना जाता है, पोर्ट लुई ये दुल्हन द्वारा पहना जाता है। दुल्हन द्वारा पहना जाता है, ये किस राज्य का पोशाक है? तो यह है मणिपुर का पोशाक। अब ध्यान देंगे मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। आइए ध्यान देते हैं मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा? मणिपुर की बात करें तो मार्शल आर्ट है मणिपुर का थांगटा। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कई बार प्रश्न पूछा गया तो याद रखेंगे। आइए ध्यान देते हैं अगला है जरोदजी। ध्यान दें यहाँ पे पटोला जो है यह बुनाई, प्रसिद्ध बुनाई है, किस राज्य की है? तो गुजरात की। पटोला गुजरात की प्रसिद्ध बुनाई है। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करेंगे गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो आचार्य दत्तात्रेय। गुजरात के गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला ध्यान देंगे पटोला के बाद जरदोजी ये बुनाई है कहाँ की? वाराणसी की फेमस है। अब वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आइए ध्यान देंगे कांजीवरम, एक बुनाई है कांजीवरम। यह बुनाई कांजीवरम की जो बुनाई है यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की है, काफी फेमस बुनाई है। पूछा गया तमिलनाडु के, यहीं पे पूछ सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और गवर्नर। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। इस प्रकार से प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और इसमें हम साथ में करंट भी जोड़ते चल रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है शंकरदेव द्वारा रचित भावना की भाषा क्या है? शंकरदेव ने एक रचना की थी, इसका नाम है भावना, और ये किस भाषा में लिखी गई है ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे भावना किसने लिखी? शंकरदेव ने लिखी। पूछा गया भावना किस भाषा में लिखी है शंकरदेव ने? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा का मतलब ब्रजावली, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रजावली। बात करेंगे शंकरदेव, यह संबंधित है वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है शंकरदेव। और शंकरदेव को कहा जाता है सत्रिया नृत्य का जनक। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम में एक मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, और जो कामाख्या देवी का मंदिर है यहीं पर लगता है अम्बुबाची का मेला। और असम का एक लोक नृत्य है बिहू, और असम का त्योहार भी बिहू है। तो बिहू त्योहार 3 पार्टों में मनाया जाता है, माघ बिहू, कोंगली बिहू और भोगली बिहू। याद रखेंगे, जो कि एसएससी जीडी में यहाँ पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान देंगे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना की गई थी, लेकिन पूछा गया यूएनओ की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी। तो यूएनओ की स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन को बदलकर, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। अब ध्यान देंगे, लीग ऑफ नेशन क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसे विश्व युद्धों को रोकने के लिए स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन की वर्साय संधि के दौरान 1919 ईस्वी में। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में वर्साय संधि के तहत की गई थी। वर्साय संधि के तहत लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में की गई थी, लेकिन यह विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसलिए इसके स्थान पर लाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याल्टा सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है। वहीं पर इसके बारे में बताया जाता है और इस यूनाइटेड नेशन शब्द यहीं पर दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय भारत इसमें शामिल हो गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1945। अब ध्यान देंगे, यूएनओ में यूएन शब्द किसने दिया था। यूनाइटेड नेशन शब्द दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था यूएनओ शब्द। अब यूएनओ की जब स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे। तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे स्थापना के दौरान और उनमें से भारत भी शामिल था। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कहां पर है। तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। यहीं पे अगर हम बात करें यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो यहाँ पे कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं। 6। सभी 6 अंग जो हैं इनमें से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और 1 अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर कहां पर है। द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है किसका। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अब यहीं पे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषाएं कितनी हैं। तो भाषाओं की संख्या है 6। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं में काम होता है। तो यहाँ पर 2 भाषाओं में काम होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके लिए ट्रिक है SR फेस। ध्यान देंगे, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबी, चीनी और अंग्रेजी। स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबी, चीनी, इंग्लिश, ये 6 भाषाएं हैं जिसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच में काम होता है। आइए ध्यान देते हैं 6 अंग में से हमने बताया हमें कुछ अंग पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो महासभा की, तो महासभा को दुनिया की लघु संसद कहते हैं। महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है विजया लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजया लक्ष्मी पंडित जो है यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है। यहीं पे अगले अंग की बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष होता है। यहीं पे प्रश्न पूछा गया कि भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत सुरक्षा परिषद का अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितने सदस्य होते हैं। तो 15 में से 10 क्या होते हैं अस्थायी और 5 क्या होते हैं स्थायी। जो 5 स्थायी देश होते हैं इन्हीं के पास क्या होती है वीटो पावर। स्थायी देश कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं, इनके पास वीटो पावर भी है। आइए ध्यान देते हैं अगला, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितने हैं। तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। 193 नंबर का जो सदस्य बना है उसका नाम है दक्षिणी सुडान। दक्षिणी सुडान की राजधानी है जुबा। दक्षिणी सुडान की राजधानी है जुबा। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये छोटी मोटी संस्था नहीं, ये बहुत बड़ी संस्था है। इसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं।
संयुक्त राष्ट्र की 26 संस्थाएं जो है भारत में कार्यरत हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा। अब ध्यान देंगे, अगला प्रश्न हमें बताया गया है कि चंद्रयान प्रथम के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जो चंद्रयान पहला भेजा गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देंगे, यहां पर चंद्रयान से संबंधित बात करेंगे तो चंद्रयान अभी तक भारत में 3 भेजे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भेजा गया था 2008 में, दूसरा भेजा गया था 2019 में और तीसरा भेजा गया है 2023 में। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पहला जो चंद्रयान भेजा गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले चंद्रयान के दौरान इसरो के अध्यक्ष थे एम माधवन नायर, ये इसरो के अध्यक्ष थे। 2019 में इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान 2019 में थे और 2023 में इसरो के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो चंद्रयान प्रथम है वो किस यान द्वारा या किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 2 है, किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 2 की अगर बात करेंगे तो ये PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। PSLV C11 लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया था। अगर यहाँ पे बात करेंगे दूसरे चंद्रयान तो ये GSLV MK3 के द्वारा भेजा गया था। GSLV MK3 के द्वारा भेजा गया था। यहीं पे अगर हमसे पूछा जाए कि जो तीसरा चंद्र मिशन भेजा गया है या कौन से लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया है, तो ये भेजा गया है LVM3M4 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रयान मिशन जो भेजे गए हैं इनके रोवर की बात करेंगे तो रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। ये कई बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे यदि बात करें कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन भेजा गया था। इस अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा गया था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था और उनके साथ में गए थे बज एल्ड्रिन। तो चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो बज एल्ड्रिन ने रखा था। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी की याद में मनाया जाता है दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ध्यान देते हैं और कौन कौन से फैक्ट बनने वाले हैं। तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा में चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण कब होता है, तो चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के दौरान और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दौरान। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।